शिल्प एवं उद्योग। आज हम लोग पढ़ेंगे 8वीं क्लास हिस्ट्री का अध्याय नंबर 5, है ना। तो इसमें पढ़ते क्या लिखा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यह शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी रहा है। शिल्प और उद्योग में पुराने समय में शिल्प किसको बोलते हैं? हाथ की कारीगरी जिन वस्तुओं में होता है उसको शिल्प बोलते हैं। जैसे मूर्ति बनाना हुआ, कपड़ा पर बुनाई करना हुआ, चित्रकारी हुआ, टोकरी सब बनाता है, लकड़ी के विभिन्न तरह के सामान बनता है, लोहा का विभिन्न तरह का सामान बनता है ना, मेटल का। इन सब को बोलते हैं शिल्प। और उद्योग, इन सभी सामान को जब बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, बेचा जाता है और उससे बेच करके जो लाभ कमाया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उद्योग। तो शिल्प एवं उद्योग। भारत में शिल्प एवं उद्योग अंग्रेजी शासन से काफ़ी पहले काफ़ी विकसित अवस्था में था। जब तक अंग्रेज़ों का शासन नहीं आया था, हमारा देश जो था शिल्प और उद्योग में काफ़ी विकसित था। यहाँ का प्रमुख उद्योग क्या था? हम लोगों का वस्त्र उद्योग था। सूती कपड़ा का, जिसको मलमल कहा गया ना, तो मलमल बनता था यहाँ पर, बहुत बारीक होता था और उसकी बहुत मांग थी दुनिया, भारत में भी और दुनिया के अन्य देश में भी। साथ साथ रेशम के कपड़े यहाँ बनते थे। ये सब में भारत का बहुत बड़ा नाम था अंग्रेज़ों के आने से पहले। अभी क्या है, मशीन का आविष्कार नहीं हुआ, तो अभी हाथ से बन रहा है सामान सब, तो हथकरघा पर बनता था, तो भारत इसमें अग्रणी था। मुगलों के शासन काल में यहाँ से एशिया और यूरोप के देशों में वस्त्र निर्यात किया जाता था, विशेषकर ढाके की मलमल। ढाका अभी कहाँ चला गया? बांग्लादेश में, समझे। तो ढाके का मलमल था, बंगाल एवं लखनऊ का छीट का कपड़ा था, अहमदाबाद की धोतियाँ एवं दुपट्टे, नागपुर तथा मुर्शिदाबाद में रेशमी किनारा वाला कपड़ा एवं कुछ अन्य सूती वस्त्र का निर्यात काफ़ी मात्रा में होता था। इसके बदले जब भारत के लोग, कारीगर सब ये सामान को बेचते थे, तो सोना और चांदी उनको मिलता था। लोग जो बाहर वाले आते थे ना, तो सोना और चांदी लेकर के ये हमसे खरीद करके ले जाते थे। इसी को बोल रहा है, इसके बदले सोने और चांदी का आयात होता था। उपभोग की बहुत कम वस्तुएं आयात की जाती थी। उपभोग की यानी हमारे देश के लोग विदेश का कुछ सामान जो उपयोग में लेते थे वो बहुत कम था। जैसे ऊनी कपड़ा हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया और कागज़, ये थोड़ी मात्रा में हम लोग मंगाते थे। एशिया के देशों में चीन से हम लोग चाय मंगाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। इंडोनेशिया से मसाले तथा इत्र किसको बोलते हैं? सेंट को, है ना। और अरब से हम लोग कहवा, खजूर और शहद आदि का आयात किया करते थे, है ना। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का मतलब हुआ 1700 से लेके 1750 के बीच का समय काल। भारतीय शिल्प और उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता हो गई। राजनीतिक अस्थिरता क्या होगी? मुगल साम्राज्य बहुत बड़े, भारत के बहुत बड़े टुकड़े पर कैप्चर करके रखा हुआ था ना, तो केंद्रीय सत्ता मजबूत थी। सब कहाँ से होता था? मुगलों से होता था। सब कहाँ से होता था? मुगल साम्राज्य से होता था। वो शासन करते थे ना एक जगह से, तो राजनीतिक स्थिरता थी। जब मुगल कमज़ोर हो गए, सब राजा, छोटे छोटे राजा का प्रादुर्भाव हो गया, जैसा पीछे आपने पढ़ा है, और वो आपस में झगड़ा करते रहते थे, तो राजनीतिक अस्थिरता हो गया, विदेशी आक्रमण हो गया, और यूरोपीय व्यापारी के आगमन ने भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। अब विदेशी आक्रमणकारी आते थे तो हमारे व्यापारी के पास में धन संपत्ति होती थी ना बहुत सारा, तो वो लूट लेते थे।
कई क्षेत्रीय शासकों ने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यापारियों पर अधिक कर लगा दिया। छोटे छोटे राजा हो गए ना, मुगल काल में क्या था, मुगल का बड़ा राज था ना, एक जगह टैक्स दे देता था तो पूरे भारत में उसका, मुगलों का शासन कहाँ कहाँ था, तो मुगलों का शासन लगभग में पूरा भारत में था, थोड़े से दक्षिण के क्षेत्र को छोड़ करके। तो एक जगह टैक्स दे देता था तो पूरे मुगल के जितना बड़ा राज था उसमें व्यापार कर पाता था। और छोटे छोटे राजा हो गए तो छोटे छोटे राजा आपस में, छोटे छोटे राजा हो गए तो छोटे छोटे राजा क्या किए, एक राजा के राज से दूसरे राज्य में व्यापारी जाते थे तो वो क्या करते थे, टैक्स मांगते थे, और नहीं तो उनको अपने यहाँ प्रवेश पर रोक लगा दिया, जिससे व्यापार में गिरावट आने लगी। इसका उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। फिर भी भारतीय बुनकरों और दस्तकारों, भारत के जो बुनकर थे, कपड़ा जो बुनने का काम करते थे, और दस्तकार जो थे, उनकी दक्षता का कोई जोड़ नहीं था। उस समय कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र थे बंगाल में ढाका, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और भरौच, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर और आगरा, कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में बेंगलोर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरै तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम। कश्मीर ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इन उद्योगों के उन्नति के कारण सभी औद्योगिक केंद्र नगर बन गए, यानी बेंगलोर औद्योगिक केंद्र है, जौनपुर, आगरा, बनारस, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरै, तो ये सब है अब नगर के रूप में विकसित हो गया। जिसके विषय में नगर के रूप में विकसित हुआ तो अध्याय 10 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या आगे बताया जा रहा है। भारत की शिल्प कला एवं औद्योगिक समृद्धि को देखकर यूरोप की कई व्यापारिक कंपनियां व्यापार के लिए आने लगी, है ना, व्यापार करने के लिए आपके देश आने लगा। कौन कौन आया, इंग्लैंड के लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए, फिर फ्रांसीसी आए, डेनमार्क के लोग आए, पुर्तगाल के लोग आए, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, है ना। अध्याय 2 में आपने पढ़ा कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने कालीकट में अपनी कोठियां स्थापित किया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा न था, है ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुमूल्य वस्तुएं लाती थी और उसके बदले में कपड़े, मसाले आदि भारत से ले जाकर विदेशों में बेचती थी। तो बहुमूल्य वस्तुएं का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लाती थी, बहुमूल्य वस्तुओं में सोना और चांदी लाती थी, और वो सोना और चांदी हमको दे करके कपड़ा मसाला भारत से ले जा करके विदेश में, यानी अपने देश यूरोप में ले जा करके बेचती थी। इस तरह से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 1750 तक यूरोप भारत में तैयार वस्तुओं का खरीदार था। 18वीं शताब्दी में 1750 तक। परंतु भारत की आर्थिक समृद्धि का प्रधान कारण क्या था, इन सब से तो आमदनी हो ही रहा था, लेकिन मेन आमदनी किससे हो रहा था, तो सूती कपड़ा का हथकरघा उद्योग था। हाथ से जो सूती कपड़ा बुना जाता था ये था। ठीक है, अभी बॉक्स में क्या दिया थोड़ा पढ़ लो। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। इसी तरह बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के साथ इराक के मोसल नामक शहर में देखा। अब देखो कितना बढ़िया, सूती कपड़ा का नाम कालीकट से शुरू हुआ तो पुर्तगालियों ने उसका नाम क्या दिया, कैलिको। किसका नाम दिया, सूती कपड़ों का, समझ गए। बारीक सूती कपड़ा को यूरोप के लोगों ने कहाँ देखा, अरब व्यापारियों के पास देखा। अरब व्यापारी बारीक सूती कपड़ा कहाँ से ले गए थे, भारत से ले गए थे। और कहाँ देखा, यूरोपीय लोगों ने उसको इराक में देखा। अभी यूरोपीय लोग भारत नहीं आ रहे, अरब के व्यापारी आ रहे हैं। तो अरब के व्यापारी वो कपड़ा कहाँ ले गए, इराक
में मोसल नामक शहर में बेचने के लिए। तो जिसकी वजह से बारीक बुनाई वाले सभी सूती कपड़ों को, बारीक बुनाई वाला जितना सूती कपड़ा था तो अरब के व्यापारी लेकर के भारत से कहाँ गए बेचने के लिए? इराक। और वहाँ खरीदने कौन आए? यूरोप के व्यापारी लोग। तो उसको यूरोप के व्यापारी लोगों ने जब उसमें देखा महीन बुनाई किया गया तो उसका नाम दिया मसलिन। इस संदर्भ में भारतीय कारीगरों के कौशल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। तो भारतीय कारीगर का कौशल, उनकी कुशलता कितनी बेजोड़ है सो देखिए कि 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े, 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा बढ़िया मलमल के टुकड़े को अंगूठी से निकाला जा सकता था। इतना महीन वो सीता था। अंगूठी समझते हो कितना छोटा होता? उसमें बोल रहा इसे बनाने में 6 महीने का समय लगता था। इतना महीन होता था वो कपड़ा, बोल रहा है कि एक अंगूठी में आएगा। सोचिए कितना महीन था वो कलाकारी, है ना। अब आगे देखते हैं। तो वहाँ बता रहा है यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। यूरोप में भी कपड़ा बनाए जा रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हो रहे थे। क्यों? पहले तो यूरोप में कपास नहीं होता था, बहुत कम मात्रा में होता, नहीं ये होता है। सूती कपड़ा किससे बनता है? रुई से बनता है ना जी, कपास से। और कपास किस वातावरण में होता है? भारत के वातावरण में। उष्णकटिबंधीय जलवायु है हमारी, इसलिए। और इंग्लैंड में कौन सी जलवायु है? समशीतोष्ण जलवायु है, समझे। वहाँ पर कैसा है? समशीतोष्ण जलवायु है। तो वहाँ पर ज़्यादातर समय ठंडा ही रहता है, या समझिए शीतोष्ण जलवायु है। तो वहाँ पर कपास होता ही नहीं था, तो हमारे से खरीद के ले जाते, तब बनाते तो उनको महंगा पड़ता। हमारे यहाँ तो खुद का कपास होता था तो हमारा सस्ता था। तो हम यूरोप के व्यापारी हमसे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अतः अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। कैलिको का मतलब सूती कपड़ा, है ना। सूती कपड़ा के लेकर के कानून बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और उनके आयात को इंग्लैंड में रोक लिया गया। तो इंग्लैंड की सरकार देखा कि हमारे देश वाले भी भारत का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो भारत से बोला कि सामान मंगा करके तुम उपयोग नहीं कर सकते हो हमारे देश में। तो अपने देश के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब भारत का सामान इंग्लैंड में बिकना बंद हो गया, है ना। इसी समय वहाँ तकनीकी विकास की आवश्यकता महसूस की गई। कहाँ? इंग्लैंड में तकनीकी विकास यानी इंजीनियरिंग की आवश्यकता महसूस की गई। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों ने उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। अब वैज्ञानिक उनका आविष्कार क्या किया? भाप का इंजन हो गया ना। भाप का इंजन से फिर उन्होंने तरह तरह के भाप के इंजन से चलने वाले हथकरघा उद्योग बना लिए। और फिर उनसे क्या हुआ? वो लोग क्या करने लगे? अब उनका सूती कपड़ा किस पर बनने लगा? मशीन पर बनने लगा, समझे। तो उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। इस क्रांति के कारण अधिक उत्पादन सभी क्षेत्र में संभव हो सका। अब सभी क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने लगा। अब ज़्यादा कपड़ा बहुत कम कीमत पर इंग्लैंड में तैयार होने लगा। भारत में तो हाथ से तैयार हो रहा है, वहाँ पर मशीन आ गया तो मशीन से सस्ता तैयार होने लगा। मैनचेस्टर एवं लंकाशायर, ये इंग्लैंड का जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसी तरह से इंग्लैंड में क्या है? मैनचेस्टर एवं लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप के बाजार में बहुत अधिक थी। इतना होने के बावजूद, ठीक है, 19वीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे जिसका विदेशों में निर्यात होता था। इसी तरह से पटोला बुनाई वाला कपड़ा, इसी तरह बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी जिस पर करघे से सजावटी डिजाइन बनाई जाती थी, तरह तरह का डिजाइन। अभी उनके पास मशीन हो गया, कपड़ा तो ज़्यादा बना सकते हैं लेकिन डिजाइन उतना नहीं बना सकते।
आम तौर पर इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था। जामदानी बुनाई में सूती और सोने का भी धागा बना करके बुनाई किया जाता था। सोचो अब कितना सुंदर वो कपड़ा होता होगा। ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई के केंद्र थे। किस तरह के बुनाई के? जामदानी बुनाई के। इन कपड़ों को यूरोप में बड़े बड़े घर के लोगों तथा राजवाड़े परिवार के लोगों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता था। उस पर सोना का कढ़ाई होता था, कितना ज़्यादा ऊपर से। इसलिए महंगे होने के बावजूद इसकी मांग विदेशों में अधिक थी। जामदानी बुनाई वाले कपड़े महंगे क्यों होते थे? तुमसे पूछ रहा है, बोलो। क्योंकि उसमें सोने का धागा का इस्तेमाल किया जाता था। सोना बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग सिर्फ राजवाड़े परिवार के लोग ही क्यों करते थे? राजवाड़े यानी राजा महाराजा के परिवार वाले क्यों करते थे? वो तो इसलिए करते थे ना बेटा, क्योंकि राजा के पास में ही तो ज़्यादा पैसा होता है। समझे? ध्यान से देखते जाइए। भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। भारत का मांग बढ़ रहा था ना, तो मुक्त व्यापार का नीति अपना लिया। अभी तक सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। अभी तक क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था। मुक्त व्यापार की नीति ने सभी अंग्रेज उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। देखो अभी इंग्लैंड की महारानी ने किसको दिया था व्यापार करने की अनुमति? ईस्ट इंडिया कंपनी को ही न केवल दिया था कि इंग्लैंड का केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के में व्यापार करेगा। ठीक है। अब क्या हुआ? इंग्लैंड के दूसरे उद्योगपति भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में व्यापार करने लगे। इस नीति का पहला प्रहार, अब जो उन्होंने ये नीति अपना लिया ना, मुक्त व्यापार की नीति, तो उससे घाटा किसको हुआ? सो देखिए किसको घाटा हुआ। पहला प्रहार भारत के वस्त्र उद्योग पर हुआ। अब इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ आयात निर्यात करने में भेदभाव का सिलसिला शुरू किया गया। अब क्या कर रहा है? ध्यान से समझो। भारत में जो सामान बना रहे हैं ना, इंग्लैंड उसको मंगवा रहा है ना, तो जो इंग्लैंड वाले को जिसको पसंद था, मान लो कि तुम 4 बच्चे हो, 4 उद्योगपति हो, तो खास एक ही उद्योगपति से इंग्लैंड सामान मंगाने लगा, बाकी 3 को छोड़ दिया। क्यों? तो ये ज़्यादा सपोर्ट कर रहा। अंग्रेजी सरकार का यह उद्देश्य था ऐसे कानून को बनाया जाए जिनके सहारे भारत से कच्चे माल का आसानी से निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में ही बेचा जा सके। अभी कहाँ बन रहा सामान? कच्चा माल कहाँ है? भारत में। सामान कहाँ बन रहा है? भारत में। कहाँ जा रहा है? यूरोप में। तो सामान बन रहा है भारत में, तो किसको फायदा हो रहा है? भारत के व्यापारियों का। अब भारत से कच्चा माल इंग्लैंड चला जाएगा तो कौन बनाएगा? इंग्लैंड का व्यापारी। बेचेगा कहाँ पर? भारत में। तो फायदा किसको होगा? इंग्लैंड के व्यापारी को, अंग्रेजों को। ठीक है। मशीन के वजह से अधिक उत्पादन होने लगा। अब वे इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी बाजार खोलने लगे ताकि उनके उत्पादित कपड़ों की खपत हो सके। वे लोग जो कपड़े उत्पादन कर रहे थे वो कपड़ा बेचा जा सके। अतः इंग्लैंड के व्यापारी अब इंग्लैंड का कपड़ा लेकर भारत में बेचने के लिए आने लगे। इस समय तक इंग्लैंड का उद्योग काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिससे भारत में भी सस्ते दामों के कारण मशीनों द्वारा बने हुए कपड़े बिकने लगे। मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा नीति थी। इंग्लैंड के लोग तो भारत आकर के बेच सकते थे सामान, भारत के व्यापारी इंग्लैंड जाके सामान नहीं बेच सकते थे। भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था उस पर आयात का कर लगता था। भारत से इंग्लैंड जाता था तो टैक्स लगा देता था। तो भारत का 100 रुपया का चीज़ जाता था इंग्लैंड और उसकी सरकार 50 रुपया उस पर टैक्स लगा दिया, तो भारत का सामान का दाम कितना हो गया? 150। और इंग्लैंड की सरकार इधर जो बेचती थी ना, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सरकार हमारी नहीं न थी, उन अंग्रेज़ों की ही सरकार थी ना।
तो अपने व्यापारी, उनके व्यापारी भारत सामान ला के बेचते तो कोई टैक्स नहीं लेता था, जिससे उनको महंगा नहीं पड़ता था। लेकिन जो सामान भारत में आता उस पर कोई कर नहीं लगता था, इसलिए भारत में इंग्लैंड के सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध होते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतीय बुनकरों, भारत में जो बुनने का काम करते थे और सूत काटने वाले लोग जो थे, जो बुनाई का काम करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि अब इनका सामान महंगा हो गया, कम बिकने लगा। यद्यपि 19वीं शताब्दी में भारत द्वारा इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि हुई। भारत से इंग्लैंड जो जा रहा था सामान, उसमें वृद्धि हो गया, लेकिन यह वृद्धि सिर्फ कच्चे माल के रूप में हुई। भारत से इंग्लैंड जा रहा था ना सामान, पहले भारत से इंग्लैंड कैसा सामान जा रहा था, तैयार माल जा रहा था। अब तैयार माल नहीं जा रहा, अब कच्चा माल जा रहा। पहले रुई से बना हुआ सामान जाता था, अब कपास से बना हुआ। अब हमारा कपास वो ले जा रहा है, सामान बना के हम ही को बेच रहे हैं, तो हमको तो नुकसान होगा ना जी, कि नहीं होगा। भारत को अब मजबूर किया जाने लगा कि वह उन चीज़ों का निर्यात करे जिनकी अंग्रेजी उद्योग को आवश्यकता थी। अंग्रेजी उद्योग को जो चीज़ चाहिए वो बोल रहा था कि हमको दे दो। जैसा कि अध्याय 3 में आपने पढ़ा है, अंग्रेज कपास, नील, अफीम, जूट आदि जैसे कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने लगे। भारत पर कब्जा कर लिया ना, तो भारत के व्यापारी को बोल रहा अब तुम कपास उपजाओ, नील उपजाओ, अफीम उपजाओ, जूट उपजाओ और हमको दो, और वो भी सस्ता दो। और सस्ता ही खरीदता था, क्यों? तो उसी का शासन था, राजा वही था ना। हमारी सरकार कहे कि तुमको हम खेत तभी तुमको रहने देंगे जब तक तुम उसमें खाली धान करेगा, दूसरा चीज़ नहीं उपजाएगा। और खाली जब धान करेगा तो बोलेगा कि नहीं हम 15 रुपये नहीं लेंगे, 10 रुपये दे दो, तब तो तुम मजबूर हो जाओगे ना। बात क्या बताया जा रहा समझना की कोशिश कीजिए। वे किसानों से मनमाने दाम पर माल खरीदते थे और उन्हें अनाज की जगह नकदी फसल उपजाने को बाध्य करते थे। इंग्लैंड में खाद्यान्न की भी कमी थी, अतः भारत से अनाज का भी निर्यात किया जाता था। यहाँ तक भारत में अकाल के समय भी अनाज का निर्यात किया जाता था। भारत में अकाल पड़ जाता था, भारत के लोगों को खुद खाने के लिए अनाज नहीं था, फिर भी यहाँ का अनाज उठा के इंग्लैंड भेज देता था। और यहाँ वाले जो मरता है तो मरो। दूसरी तरफ कच्चा माल के लिए अधिक भूमि का उपयोग किए जाने से अब भारत में कच्चा माल उनको चाहिए, किसको? अंग्रेज को। किसको चाहिए? अंग्रेज को। तो कच्चा माल के लिए वो खाद्यान्न के जगह पर या खाने वाली चीज़ के बदले में कपास, नील, अफीम, जूट की खेती कराने लगे। तो जितना दूर में हमको खाने वाली चीज़ का उत्पादन करना था हम नहीं कर पाए। तो जब हम उसको उत्पादन नहीं कर पाए तो फिर हमारे देश में ही खाने वाली चीज़ की कमी हो गई। अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि किसी तरह उनके उद्योगों को समाप्त करके अपना उद्योग विकसित किया जाए। अंग्रेज जब भारत पर कब्जा कर लिया तो उनका क्या उद्देश्य था? भारत वाले जितने उद्योग धंधा में सो हट जाएं और उसका जगह कौन ले ले? हमारे देश के लोग ले लें। तो फायदा फिर किसको होगा? अंग्रेज़ों को। घाटा किसको होगा? भारत में अब बुनने वाले जितने हैं, दस्तकार जो हैं, बुनकर सब जो हैं, सब बेरोजगार हो गए। समझे? अब वो बेरोजगार हो गए तो क्या हो गए? मजदूर हो गए। अब उनको मुफ्त में काम कराने लगा, बेगारी कराना शुरू कर दिया। बहुत दुर्दशा खराब हो गया भारत के लोगों का। ठीक है। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारतीय शिल्प एवं उद्योग का धीरे धीरे पतन होने लगा। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू किया। अब रेल बन गया तो रेल से सामान ढोने लगे, तो जहाज़ से समुंदर के रास्ते जहाज़ से सामान लाते। कहाँ का सामान लाते? अपने देश से। मुंबई में उतारते, कोलकाता में उतारते, चेन्नई में उतारते, या फिर उस सामान को रेल द्वारा ढो करके पूरे भारत में भेज देते थे। तो जब पूरे भारत में अंग्रेज का सामान पहुंचने लगा तो बिकने लगा। हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। अब
अंग्रेज सरकार क्या किया, हाथ से जो वस्तु बना रहा है ना, हाथ से जो बुनने वाले लोग हैं ना, उनके सामान बनाने पर उस पर टैक्स लगा दिया। तो जो हाथ से सामान बुनते हैं उनका सामान क्या हो गया, महंगा हो गया। और जो मशीन से सामान बना के ला रहे अंग्रेज, वो कैसा था, सस्ता था। ठीक है, तब कौन सामान बिकेगा बोलो, हाँ, मशीन वाला सामान बिकेगा। अंग्रेजी शासन से पहले कृषि के क्षेत्र में हाथ से बना हुआ शिल्प, जिसको बोला गया हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग का बहुत बढ़िया संतुलन था। लेकिन भारत में क्या हुआ, कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प का विनाश हो गया, इस संतुलन को नष्ट कर दिया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर अब शहर छोड़कर गांव में लौटने लगे। वो सब शहर में थे तो गांव लौट गया और खेती करने को बाध्य हो गए। इस तरह से इंग्लैंड में मशीनों का आविष्कार एवं अंग्रेज़ों की भारत के प्रति व्यापारिक नीतियों ने भारत में विऔद्योगीकरण की स्थिति पैदा कर दी। विऔद्योगीकरण की स्थिति का मतलब क्या हुआ, भारत के उद्योग धंधे समाप्त हो गए। अब भारत के उद्योग धंधे समाप्त हो गए, तब एकमात्र भारत के लोगों के पास कौन सा काम बच गया, सिर्फ और सिर्फ खेती करना। और दूसरा क्या काम बच गया बोलो, अंग्रेजों की चाकरी करना। और तीसरा कोई काम बचा थोड़े था, समझे। जिससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि कृषि पर दबाव बहुत बढ़ गया। पहले जहाँ पर खेती 50 आदमी कर रहे थे, अब 90 आदमी करने लगे, क्योंकि कारीगरी तो ख़त्म हो गया, है ना। जिससे भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न होगी। और इसके बारे में आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इतना ही, ओके।